हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जुलाई मंथ की योजना मैगजीन, जो कि इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है। और ये है, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी यहाँ पे स्टेट है उसके बारे में डिटेल में बताई गई है। आप लोग को भी यहाँ पे सुन के और ये लेक्चर देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोगों को कुछ नया पता चलने वाला है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। और वैसे भी आप लोग को पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारी ब्यूटी ऑफ इंडिया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है और इसके बारे में डिटेल में देखने वाले। बट क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसके लिए आप लोग को इंडेक्स देखना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कैसे गवर्नेंस है, यानी कि वहाँ पे कैसे काम हो रही है। साथ ही इंडिया की जो एसेट है, आप लोग देखोगे कि आज की डेट में बहुत सारे एथलीट जो है वो नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के एक जितने टैलेंटेड पर्सन है वो भी नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का अपना एक कल्चर होता है, वहाँ की अपनी ट्रेडिशंस है, उनका अपना एक हर एक तरीके से आप देखो कि उनका फेस्टिवल्स भी बहुत अलग तरीके के होते हैं। साथ ही अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें तो कोई कमी है नहीं। और साथ ही साथ देखेंगे हम लोग और भी फील्ड के बारे में। उसके बाद वही चीज़ है कि इंडिया की एसेट है, लेकिन एक तरीके से हम लोग एसेट भी कहेंगे तो दूसरे तरीके से थ्रेट भी कहेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है हमारे देश का जिसमें कई तरीके से आप देखो कि पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ के इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ जो है बॉन्डी टच होता है। तो काफ़ी थ्रेट भी देखने को मिलता है और ग्रोथ ड्राइवर भी है। आज की डेट में आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस रीजन में। पहले अंडर डेवलप्ड था, बट अब गवर्नमेंट इसकी तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। उसके बाद यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है वो भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी आपकी। लॉन्ग टर्म पीस और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। एंड देन यहाँ पे हम लोग एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन में काफ़ी पीछे भी है, काफ़ी आगे भी है। तो क्या यहाँ पे इतना डिफरेंस है, कैसा गैप है और वहाँ पे कैसे एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। स्पेशल आर्टिकल्स होगा जिसमें कि यहाँ के टैलेंट बताई गई है। जो हम लोग कहते हैं कि सेवन सिस्टर्स है, तो सेवन सिस्टर्स म्यूज़िक स्केप देखेंगे। फिर यहाँ पे विंडो टू द वर्ल्ड देखेंगे। सिनेमा इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, काफ़ी सिनेमा भी है, शॉर्ट मूवीज़ भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी ज़्यादा चल रही है। टेक्सटाइल्स और डिज़ाइंस वगैरह भी यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रहा है। एंड देन यहाँ पे वेस्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। एंड बैम्बो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि कैसे रेजिलियंट बैम्बो बनाने की बात की जा रही है। तो आप लोग भी यहाँ पे इंडेक्स देखकर ये समझ में आ गया कि काफ़ी कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम लोग मैप में ये घूम ले कि किस रीजन की हम लोग बात करने वाले हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक आपका जो क्लैरिटी रहेगा कि हम लोग अपने देश में कहाँ की बातें कर रहे हैं, तो वो आपके सामने खुल के आएगी। तो चलिए पहले मैप का दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत। और ये जो आपको पूरा जगह देखने को मिलेगा इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिलेगी तो ये भी हम लोग देखेंगे। बट आप लोग समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है एक अलग सा आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक चिकन नेक देखने को मिलता है और ये चिकन नेक बहुत ही पतला है, बहुत ही कम किलोमीटर का है। और यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ भी आपने देखा था कि चाइनीज़ की आर्मी जो है यहाँ पे आकर खड़ी हो गई थी। नीचे आप लोग देखते हो कि ये बांग्लादेश है, पूरी तरीके से बाउंड्री टच करता है। यहाँ आप लोग देखो कि इस साइड जो है पूरे ईस्टर्न साइड म्यांमार है। एंड नॉर्थ में आप देखोगे कि तो ये चाइना है। तो पूरी तरीके से ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये चारों ओर से आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होते हुए दिखती है। तो एक तरीके का हमसे जो है कट ऑफ हो जाता है, यानी कि पूरे भारत से आप देखो कि ये एक अलग रीजन में ऐसा लगता है कि कहीं और ये जाके फंस चुका है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब थोड़ा क्लोजअप लुक हो जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो आसाम। आसाम एक ऐसी स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो कि जितनी भी और स्टेट है ना उसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा। आसाम के ऊपर आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा ये है अरुणाचल प्रदेश। देन अगर आप लोग नीचे आओ तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड देन त्रिपुरा। मेघालय है। मेघालय एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जो कि बस एक ही स्टेट के साथ ये बाउंड्री टच करता है, जो कि है आसाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सिक्किम देख सकते हो और ऊपर है यहाँ पे चाइना, यहाँ पे है म्यांमार एंड देन यहाँ पे बांग्लादेश। तीन कंट्री है जो कि पूरी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट को कवर अप करके रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मणिपुर, मिजोरम सबके बारे में बात करने वाले, स्टार्ट करेंगे इसी दो जगह से और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बैम्बो यहाँ आसाम की बात करने वाले, फिर हर एक जगह की हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि मिज़ोरम के बारे में स्पेशल फोकस की बात की जा रही है। गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिज़ोरम।
ठीक है। मिज़ोरम कहने का मतलब लिटरली इसको ट्रांसलेट किया जाता है लैंड ऑफ द मिज़ो पीपल। मिज़ो पीपल यहाँ पे रहते हैं, जिनको मिज़ो एक तरीके का ट्राइब है, वो यहाँ पे रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये पूरी तरीके से लैंड ऑफ द मिज़ो पीपल है। ठीक है। उसके अलावा भी आपको कुछ ट्राइब्स और क्लैंस देखने को मिलेंगे, जैसे लुशई है, इसे लुशई भी कहते हैं, लाई है, मारा, हमर एंड पैटे। तो ये सब ऐसे हैं जो कि आप देखो कि ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ पे रह रहे हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट मीज़ो ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जगह पे ये फैले हुए हैं। ये जो एरिया है इसको हम लोग लुशई हिल भी कहते हैं। पहले ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था 1895 में, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो लुशई हिल जो है ये हमारे आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी के तहत आ चुका है। 1972 में आपको याद रखना है कि ये एक यूनियन टेरिटरी बना था, मिज़ोरम एज ए यूनियन टेरिटरी। बट 2 डिकेड के बाद जो इंसर्जेंसी हुई थी तो मिज़ोरम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया में, और वो कब, तो 1987 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे देश में आज के डेट में जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन इनको बाद में कन्वर्ट करके पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो 1972 में ये यूनियन टेरिटरी था, लेकिन 1987 में ये स्टेट बन चुका है। ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें कि टोटल 8 स्टेट देखने को मिलेगा, ये सिक्किम को मिलाकर ये 8 स्टेट कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इनका जो डिफरेंट टेरेन देखने को मिलता है, अलग तरीके की इनकी जोग्राफिकल फीचर्स हैं, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है ये, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, और उसी के साथ आप अभी तक देखो कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव प्रेजेंस देखने को मिलता है मिलिटेंट ग्रुप का। यहाँ पे आप लोग देखो कि जो शांति है, पीस है, वो बहुत कम देखने को मिलता है, बट सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिश किया गया है कि इस रीजन में जो है शांति हो। शांति होने का यहाँ पे क्या क्या प्रतीत है, तो सबसे पहले नागालैंड में जो यहाँ पे अशांति थी तो नागालैंड पीस एकॉर्ड साइन किया गया है। देन यहाँ पे बोडोलैंड, बोडोलैंड आपको आसाम का जो नॉर्थ वाला जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है ना, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि बोडो पीस एकॉर्ड साइन किया गया है, जहाँ पे आसाम की 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बोडोलैंड बनाने की बात की जा रही है। तो कुछ यहाँ पे पीस एकॉर्ड साइन हुए हैं, जिसके तहत ये देखा जा रहा है कि हाँ, सरकार का यहाँ पे एक कदम है जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं अपनी डिमांड कर रहे हैं क्षेत्र की, तो उनको वहाँ पर दी जाए। उसके बाद आप देखो जिसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि मैं चिकन नेक के बारे में बता रही थी, तो ये मात्र 22 किलोमीटर का है। ये इतना छोटा सा है जो कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, और ये एकदम पतला सा गली है, और ये इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन को हमारे कंट्री से जो है ना जोड़ के रखता है, ये चिकन नेक ही। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ 2001 में डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया था। ये फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के तहत ये आया था 2004 में। ये जो मिनिस्ट्री है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डोनर कहते हैं। तो ये जो डोनर की जो मिनिस्ट्री है ना, ये नोडल डेवलपमेंट जैसा काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना है, वो यही मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो द ब्यूटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी यहाँ पे बनाया गया, जो कि एक स्टैट्यूटरी रीजनल प्लानिंग बॉडी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 का ये कानून आया था, जिसके तहत ये काउंसिल को क्रिएट किया गया था। सारे गवर्नर, 8 स्टेट के जितने भी गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है, वो सब इसके मेंबर होते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के। साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं, और जो डोनर मिनिस्टर है वो यहाँ पे वाइस चेयरमैन होते हैं। तो इसके बारे में आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली 2-3 स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है आप टैकल कर पाओ या ना कर पाओ। तो देखिए डायरेक्टली जो है ये योजना मैगजीन से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड यहाँ पे आपको डेटास देखने को मिलेंगे। मिज़ोरम के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में अभी हमने देख लिया, यही इंट्रोडक्शन ऊपर थी। कल्चर और रिलीजन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग वगैरह, खेती बाड़ी में ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट होती है। साथ ही वाइल्ड एनिमल को ये हंट करते हैं, मारते हैं, खाते हैं, उसी को बाजार में बेचते भी हैं। साथ ही साथ इनका लाइफस्टाइल जो है आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। फॉक सॉन्ग जो है वो यहाँ पे काफ़ी मेजर थीम जो है वो लव, हंटिंग और वैरियर होता है, इनके ऊपर इनका फॉक सॉन्ग जो है वो डिपेंडेंट होता है। फ्यू ट्राइबल डांसेस भी होते हैं, जैसे कि बैम्बो डांस आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल है जो कि चपचुर कुट, लास्ट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। मिन कुट है और पॉल कुट है, तो इस तरीके का इनका एक आप कह सकते हो कि फोक डांस है इनका।
साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मिज़ो लैंग्वेज इनका एक अपना लैंग्वेज है मिज़ो ट्राइब ग्रुप्स का, जिसको मिज़ो लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इट मीन्स कि मिज़ोरम में 87% जो टोटल पॉपुलेशन है इस राज्य का, उसमें क्रिश्चियनिटी यहाँ पे 87% है। फाइन। उसके बाद मिज़ो इंसर्जेंसी की जो कहानी है वो आप लोग को पता ही होगा। 1966 से ये 86 तक चला। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, एक तरीके का अकाल आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। यानी कि जो म्यांमार सिटी थी, म्यांमार जगह था, यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एक साइड से आज के डेट में आप जो यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं नीचे, तो बांग्लादेश आज की डेट में वो बांग्लादेश है, लेकिन पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान आप लोग को पता है कि बहुत बुरी हालत होती थी। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की हालत थोड़ी ठीक थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी। यहाँ पे लोगों को काफ़ी सप्रेस किया जाता था, इनको किसी भी तरीके का फ्रीडम नहीं दिया जाता था। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान से सारी चीज़ों को ले जाकर वेस्ट पाकिस्तान में जो है वहाँ मैन्युफैक्चर की जाती थी सामान वगैरह। तो ये काम कभी भी डेवलप नहीं हो पाया ईस्ट पाकिस्तान। तो आप लोग को पता है कि 1971 में वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से फ्रीडम ये अपना गेन कर पाया, और फिर इसको जो नाम दिया गया वो बांग्लादेश नाम दिया गया। ठीक है। और ये भी चीज़ याद रखना है कि जो बांग्लादेश कंट्री बनी थी, इंडिया यानी कि हम लोग ऐसे पहले कंट्री है जो कि बांग्लादेश को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज़ किए थे। तो इसको ध्यान रखना है कि जैसे ये कंट्री बनी अपनी बांग्लादेश, उसके बाद थोड़ी बहुत शांति जो है हमें मिज़ोरम में भी देखने को मिला। तो ये थोड़ी बहुत एफर्ट्स है जो कि ध्यान रखना है आप लोगों को। मिज़ोरम बेसिक पैरामीटर, अगर इसकी जोग्राफिकल अगर आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो 10 लाख के करीब है। 52% पर स्क्वायर मीटर का आपको डेंसिटी देखने को मिलेगा। अर्बन पॉपुलेशन 52% है, ग्रामीण पॉपुलेशन 47% है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसको आप लोग एकदम शहरी क्षेत्र ही कहोगे या फिर ग्रामीण इलाका कहोगे। 50% आपको दोनों देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो मिज़ोरम जो है 318 किलोमीटर लॉन्ग हार्ड बॉर्डर अपना बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बीएसएफ के सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। साथ ही साथ इंडो बांग्लादेश वाले बॉर्डर में आपको बीएसएफ देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न साइड की बात करें तो 404 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पे म्यांमार के साथ ये बॉर्डर टच होती है। और यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो है असम राइफल्स। तो ये भी याद रखना है, इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर में कौन है, तो यहाँ पे बीएसएफ है, और इंडो म्यांमार वाले बॉर्डर में आपको असम राइफल्स देखने को मिलेगा। माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लास की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि हमारे संविधान में टोटल 12th स्केड्यूल है, जिसमें से 6th स्केड्यूल है जो कि यहाँ पे स्केड्यूल एरिया का बात एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो 6th स्केड्यूल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि 3 यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है मिज़ोरम में, जिसको लाई एडीसी कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा एडीसी और चकमा एडीसी। ठीक है। लाई, मारा, चकमा ये सारे जो हैं वहाँ के ट्राइबल पीपल्स का नाम है, उन्हीं के नाम पर उन्हीं के रीजन जहाँ पे वो रहते हैं इस तरीके का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं, तो देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से ये काउंसिल काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। यानी कि जिस रीजन का इनको बनाया गया है काउंसिल, वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को पानी की कमी है तो उनकी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो उनको ये प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि ये ऑटोनोमस है, स्वतंत्र रूप से ये काउंसिल काम करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को अगर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है तो ये प्रोवाइड कर पाते हैं। किसी भी तरीके के वहाँ के लोगों की परेशानी है तो उनको पूरा करने का काम यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो गवर्नर होते हैं मिज़ोरम के, वो अपना जो भी स्पेशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहाँ पे अदा कर पाते वो भी 6th स्केड्यूल के तहत ही वो कर पाते हैं। और उनके पास सर्टेन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है मिज़ोरम जैसे स्टेट को लेकर। डिस्क्रिशनरी पावर आप लोग देखते हो कि गवर्नर के पास बहुत ऐसी मनमानी पावर होती है, क्योंकि गवर्नर आप लोग को पता है कि स्टेट के हेड होते हैं, तो उनको अपना मन के हिसाब से उनको जो सही लगता है वो काम करते हैं। जैसे कई बार ऐसे बिल यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं, जब अगर गवर्नर को लगे कि नहीं इस बिल को प्रेसिडेंट से कुछ सलाह मशवरा लेना है, तो ये गवर्नर का डिस्क्रिशन पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट से जो है इस प्रेसिडेंट के लिए इस बिल को रिजर्व करके रखे। तो ऐसे कुछ यहाँ पे पावर होते हैं। बट अगर आप मिज़ोरम स्टेट की बात करो तो यहाँ पे गवर्नर के पास जो पावर होती है वो लिमिट हो जाते हैं। वहीं अगर इकॉनमी ऑफ मिज़ोरम की बात करें तो कोविड-19 से पहले जो यहाँ पे जीएसडीपी आप देखोगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इस स्टेट के अंदर एक साल में एक फिनेंशियल ईयर के अंदर इनके टोटल गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा था। जीएसडीपी की अगर आप बात करोगे तो ये आपका 2019-20 में 18.9% था,
वहीं अगर GVA की बात करूं, यानी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी पर्टिकुलर फील्ड की देखी जाती है, तो ये 12.63% था। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि कोविड से पहले इनकी जो स्थिति थी वो बहुत सही थी। टेरिटरी यानी कि सर्विस टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे 43% तक का GVA को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। आपको पता है कि इकॉनमी में 3 सेक्टर यहाँ पे देखा जाता है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, इट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, इट मीन्स कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड देन यहाँ पे टर्शरी सेक्टर, इट मीन्स कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर। तो वैसे भी हमारे देश में सर्विस सेक्टर ही 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते, वही सेम स्टोरी आपको मिज़ोरम में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो मिज़ोरम में आप देखो कि ये एग्रीगेरियन स्टेट माना जाता है इसे। तो यहाँ पे आप देखो कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ये करके यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2017 से, जिसमें कि आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होती है उसका सप्लाई चेन मेंटेन होना चाहिए। और साथ ही साथ मिज़ोरम में आप देखो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे सपोर्ट भी किया जाता है, प्रमोट भी किया जा रहा है कि इस सारे राज्यों में जो है स्पेशली फॉर मिज़ोरम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप सब मिशन भी देख सकते हो जो सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर भी है। तो इस तरीके की स्कीम है जिसका एम है कि यहाँ पे हाई यील्ड सीड्स होनी चाहिए, ऐसे बीज यहाँ पे किसानों को मिलना चाहिए जिससे कि उनकी पैदावार बढ़े। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो 2013 का है उसके तहत अगर हम लोग देखें तो ट्री बॉन्ड ऑयल सीड है, यानी कि टोटल एरिया अगर 404 हेक्टेयर अगर हम लोग देखें तो ऑलिव प्रोडक्शंस के अंदर इस राज्य में चला जाता है। तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और मेन एम है कि हमारे किसानों का जो इनकम है वो 2022 तक डबल करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एग्रीगेरियन स्टेट होने के नाते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस फील्ड में डेवलप किया जा रहा है। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर का तो हॉर्टिकल्चर एक वन ऑफ द सस्टेनेबल लैंड बेस्ड एक्टिविटी होती है मिज़ोरम में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा क्लाइमेट देखने को मिलता है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके के हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे बेटर तरीके से फल फूल पाते हैं। वहीं अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करें तो एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी है, एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप पॉलिसी लाई गई है मिज़ोरम के तहत। और ये जो पॉलिसी है इसमें सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जाएगा और दोनों बातें रखी गई है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट करना है जैसे कि आज की डेट में जितनी भी जनरेशन हमारे देश में है, राज्यों में है, तो उनकी नीड पूरी हो पाए, आगे आने वाले जनरेशन की भी सारी नीड पूरी हो पाए, और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ में किसी भी तरीके का एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। तो इस शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म मेजर्स दोनों यहाँ पे लिए जाएंगे। तो पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। मिज़ोरम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको पता है कि मिज़ोरम बेस्ट स्टेट है फॉरेस्ट कवर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह पाए जाते हैं। लिटरेसी रेट भी अगर आप देखोगे ना तो आप इसमें बिल्कुल भी आप देखो कि 3rd नंबर पे आता है। सबसे पहले तो केरल है जिसमें कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आप लक्षद्वीप की बात कर सकते हो, 2nd नंबर पे वही आता है। 3rd नंबर पे हमारा मिज़ोरम आता है जिसमें 91.5% तक लिटरेसी रेट, यानी कि लोग यहाँ पे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। साथ ही साथ सेक्स रेशियो भी आप देखो तो बहुत ही कमाल का है, 975 आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मिज़ोरम में वो काफ़ी बेटर है, यानी कि इक्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक काइंड ऑफ चैलेंजेस क्या क्या है मिज़ोरम की बात आप लोग अभी देखें कि ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। कनेक्टिविटी आप सारे अगर जगह से देखोगे तो ये आज की भी डेट में चैलेंजेस है, क्योंकि आपको पता है कि जंगल ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको रोड कनेक्टिविटी, ब्रिजेस, हाईवेज़ ये कम देखने को मिलेंगे, तो कनेक्टिविटी की कमी देखने को मिलती है। एंड द स्टेट ऑफ मिज़ोरम में आप देखो कि सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है लिंगपुई एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट भी कम है, यहाँ से फ़्लाइट वगैरह भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और मिज़ोरम में आप देखो कि 2 नेशनल हाईवेज़ है जो कि आसाम में एक कनेक्ट करता है और एक जो है आपका त्रिपुरा में कनेक्ट करता है। तो इस हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे हाईवे की भी कमी है। साथ ही साथ अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर मिज़ोरम और मणिपुर में देखें तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे तामांगलोंग टोइंग लिसांग माहुर रोड जो है ये आपका बनाया जा रहा है 2 लेन, ये जो है इस तरीके से 2 लेन्स आपका यहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये याद रखनी है। साथ ही साथ अगर आप देखो कि मिज़ोरम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यहाँ पे कैंसर और HIV जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो लोग जहाँ पे बीमारी से ज़्यादा जूझ रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी आपको कम देखने को मिल सकती है। 67% जो लोग हैं मिज़ोरम के वो टोबैको को यूज़ करते हैं, तो यही बहुत प्रॉब्लम है। हमारे पूरे देश में आप देखो ओनली 37% ऑफ पीपल्स आर यूजिंग टोबैको, बट ओनली आप मिज़ोरम में देख सकते हो कि 67%, इट मीन्स कि जस्ट डबल यहाँ पे लोग जो है टोबैको वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस है कि इससे अल्टीमेटली आपको कैंसर देखने को मिलेगा, तो इस तरीके की बीमारी से भी ये जूझते हैं।
उसके बाद मिज़ोरम में अगर पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी पोटेंशियल भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। फेवरेबल कंडीशंस, आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का तरीका है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और इसको प्यार से झूमिंग भी कहते हैं या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इट मीन्स कि एक जगह आप मान लीजिए कि एक क्रॉप यहाँ पे उगा लिए, पोटैटो उगा लिए, इसका जब हार्वेस्ट हो गया तो इसको यहाँ पे जो पोटैटो का हार्वेस्ट करने के बाद जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे जलाकर इस खेत को छोड़ देना है, यानी कि इस ज़मीन को छोड़ देना है। उसके बाद इस ज़मीन में दूसरे सीज़न में जो आपका क्रॉप सीज़न है, दूसरे सीज़न में यहाँ पे खेती करना है, यहाँ पे आलू उगा लिए। उसके बाद ये जो है स्लैश कर लिए, यानी कि इसको पूरा हार्वेस्ट करके यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है उसको जला दिए, फिर आपको नेक्स्ट जो है इस ज़मीन पे आ जाएंगे। तो यही काम इनका होता है, स्लैश एंड बर्न या फिर झूमिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखो फ्लरिश होता है, लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुत छोटे छोटे हैं। हर एक किसान के पास स्मॉल साइज़ की जो है लैंड होल्डिंग है, और ज़्यादातर किसान आपको जो है स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग ही देखने को मिलेगा, जिनके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से भी या आधे हेक्टेयर से भी कम का ज़मीन है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, एक सबसे अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उसका नाम है कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा कि म्यांमार से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो वेस्ट बंगाल में हल्दिया वाला जगह है उससे ये कनेक्ट करेगा जो सीतवे पोर्ट है म्यांमार में वहाँ तक, जिससे क्या हो पाएगा कि अब यहाँ पे सदर्न पार्ट जो हमारा मिज़ोरम है ना, उससे कनेक्टिविटी जो है ज़्यादातर यहाँ पे बढ़ पाएगी। और इस तरीके का प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेम चेंजर माना जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस करेंटली ट्रैवल्ड जो होती है, यानी कि सिलीगुड़ी से होकर ये हमारा घूम कर जाते हैं, तो ये चीज़ें कट हो पाएगी, डिस्टेंस कम हो पाएगा। इस तरीके का यहाँ पे ये जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होने से, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग अपने मिज़ोरम जैसे राज्यों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये हमारे जीडीपी को भी इंक्रीज़ करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ ज़्यादा हो पाएगा। ओके, तो मिज़ोरम घूम के आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब चलिए कल्चर एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इंडिया की एसेट मानी जाती है। हमारे यहाँ पे नरेंद्र जोशी जी के द्वारा कहना है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा इंडिया का एसेट है, थ्रेट है और ग्रोथ ड्राइवर भी है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की पोटेंशियल है, एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, जो कि काफ़ी रिच पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर से, वाटर से, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें जनरेशन हो सकती है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे स्टनिंग ब्यूटी है, यानी कि यहाँ पे लोकेशन देखो, फ्लोरा फौना देखो, इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह इसको कहा जाता है। तो इसलिए ये कल्चर और ट्रेडिशन से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य है ये काफ़ी इंटीग्रल है और इनसेपरेबल है, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, और काफ़ी क्रूशियल है हमारे देश के लिए भी और पूरे एशिया के लिए भी। तो कल्चर लिंक और रिच ट्रेजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एविडेंस भी देखने को मिलता है हमारे भाइयों बहनों के साथ जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मेहनत भी करते हैं और काफ़ी जगह ये पहुंच भी चुके हैं। मदर इंडिया जो हमारा कहलाता है कि हम लोग अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, तो उसमें इन सारे राज्यों का जो है बहुत ज़्यादा योगदान है। आपको हर एक राज्य की जो है इस तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ का जो है फेस्टिवल क्या है। अगर आप वन लाइनर की एग्ज़ाम वाले वन लाइनर जहाँ पे पूछा जाता है उस तरीके का एग्ज़ाम में अगर देते हो तो आप लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम ही मुझे याद है कि 66 जो बीपीएससी प्रीलिम्स हुई थी उसमें चपचुर कुट पूछा गया था कि ये किस राज्य की फेस्टिवल है। तो आप देख सकते हो कि ये मैं योजना इतना हर एक मंथ का आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ, तो मुझे ये सारी बेसिक फैक्ट्स जो है ना याद हो जाती है। तो ये आपको भी हेल्प करेगा अगर आप लोग सिंसियरली इसको सुनोगे। तो योजना मैगज़ीन की खास बात यह है कि इसमें आपका गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स होता है, इसमें कोई भी चाट मसाला लगाकर बातें नहीं बताई जाती है। तो ये काफ़ी इजी होता है कि आप इसमें से डेटा को फेच कर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जो यहाँ पे डिस्कस करती हूँ वो कम्प्लीटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, बाकी यहाँ पे तो बहुत और भी बात दिए रहते जो कि हमें पढ़ के जान के कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो स्कूल ऑफ तंत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमरूप से ये बिलोंग करता है। ये आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो ये है थागी राजा। थागी राजा आप देखो कि वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल्स है, उस समय के ट्रेंड में थे। थागी राजा जो है इम्प्रिजन कर लिए गए थे ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। फिर ये काफ़ी सन्यासी को जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है उनको इंस्पायर भी किए थे।
तो ये सबका नाम आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस ये ब्यूटी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कलाकारी इनके पास चलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखो 8% जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ी हुई है और इनका कनेक्शंस भी है हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ और सदर्न चाइना के साथ। तो ह्यूज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है इस एरिया का। साथ ही यहाँ पे ग्रेटर नेचुरल रिसोर्सेज भी है जिसको कि हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के लिए हार्नेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग इंडियाज़ ग्रोथ इंजन अगर हम लोग देखें तो अभी भी हम लोग ने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग सारे भगवान का और जितने भी गॉड गॉडेज है उनका अगर हम लोग नाम देखें तो वो संस्कृत में, तो यहाँ पे क्या है, मंजूश्री, अल अवलोक्ति, वज्रपाल, तो ये सारे नाम हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ जो है मोस्ट ऑफ द जो प्रेयर्स फ्लैग है वो यहाँ पे गॉडेस यानी कि ऑन ए लाइन ये पिक्चर होती है। साथ ही मंगलम है, ताशी है, ताशी कहने का मतलब है कि तिब्बत में इसको मंगलम कहते हैं। मदर गॉडेस है जिसको तारा या डोलमा कहते हैं। सो ये सारे वर्ड्स है जो कि आपके कहीं ना कहीं कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से, देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे यहाँ पे काम हो रही है। तो इन 8 राज्यों में तो अभी आप लोग देखो कि टोटल मिलाकर कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशंस और क्लाइमेटिक फेवरेबल इतना ज़्यादा है कि प्रोडक्शंस हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में बहुत सही तरीके से होता है। ये आप देख सकते हो कि कितनी हरियाली है, पता नहीं इतनी हरियाली तो मैं कभी नहीं देखी हूँ नेकेड आई से। आप लोग देखे हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वही बताया जा रहा है कि काफ़ी मिलियंस टन्स ऑफ जो है टोटल फूड ग्रेन्स यहाँ से आपका प्रोडक्शन होता है, 8.2 मिलियंस टन्स तक बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन तो बहुत हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस भी बहुत चलती है। मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, फ़िश हो गया, ये पर एनम आप देखो कि ओनली 31 लीटर जो है वो मिल्क की बात की जा रही है। 9 केजी जो है आपका मीट है, एग का 33 नंबर्स यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है, इस पे और ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है। ऑब्वियस है, अपॉर्चुनिटी एक साइड है तो दूसरे साइड चैलेंजेस भी है कि कैसे यहाँ पे काम करना है। मेनली आप देखो कि फिक्स्ड फार्मिंग जो सिस्टम है ये एक तरीके का ऑर्डर है जिसमें बहुत सारे जो फार्मर्स है ना वो अपने खुद के जैसे हाउस होल्ड फूड है उसको भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करना चाहते हैं। पेट भर के ही खाना नहीं खाना है, अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना खाना है कि बॉडी को कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, फ़ैट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें देनी है। तो इसको मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लार्ज हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें सपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि नॉन वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ऑब्वियस है, ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हो। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ी चैलेंज यही है कि यहाँ के जो लोग हैं इनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं होता, पहले वो रेंट पे लेते हैं, रेंट का ज़मीन होता है। दूसरी चीज़ है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो ये अलग तरीके का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देखो कि अरुणाचल प्रदेश में 2% तक ऐसे किसान हैं जिनके पास लेस देन 1/10 जो टोटल एरिया मिज़ोरम का है, मणिपुर का है, वो उनके पास आपको कम से कम देखने को मिलेगा। रीजनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो आसाम में हाईएस्ट शेयर है, यानी कि 78% टोटल कल्टिवेबल लैंड आपको देखने को मिलेगा एरिया जो है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जो एग्जिस्टिंग राइस बेस्ड जो प्रोडक्शन है, यानी कि आप जानते हो कि चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके प्रोडक्शंस पे जो है क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका हाउस होल्ड इनकम सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है। तो कैसे एग्रीकल्चर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है एक्सट्रीमली डाइवर्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखो डाइवर्स है तो कैसा डाइवर्स है, अनइवन लैंड आपको देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। साथ ही हाई है, यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न बहुत ज़्यादा है। आपको पता है पहाड़ी इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है रेनफॉल पैटर्न बहुत ज़्यादा है। राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करता है, बट इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है और प्रोडक्शन रिस्की भी देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम लोग देखें कल्टिवेबल लैंड को जो बढ़ाने की बात की जा रही है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा, तो जो कल्टिवेबल एरिया की जो परसेंटेज है वो आप देखो कि अराउंड 10th होगा टोटल जोग्राफिकल एरिया, जो कि हमारा 7 में से 5 स्टेट का होता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए जा रहे हैं, क्रॉप, लाइवलीहुड, फिश, सिल्क का, जो कि यहाँ पे इसको भी आप देखते हो कि इस पे भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस एरिया के। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो 60% है हमारे एट ऑल इंडिया, लेकिन सेम वैरीज करता है कि 65% आपको जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अकेले आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। 84% जो है आपको मणिपुर और नागालैंड में देखने को मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि जितना हमारे देश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उतने ही इस एक राज्य में है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। सेल्फ सफिशिएंसी है, यानी कि ये आत्मनिर्भर है राइस और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो राइस जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होती है तो पेट तो भर जाता है, लेकिन घर में उतनी रिक्वायर्ड इनकम नहीं आ पाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इनका। अप्रोच और क्या क्या स्ट्रैटेजीज ली जा रही है जिससे कि राइस की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो सबसे पहला है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, कि अच्छे बीज यहाँ पे उगाना है, अच्छे बीज यहाँ पे किसानों तक पहुँचाना है। साथ ही साथ जो यहाँ पे वेराइटल रिप्लेसमेंट रेट है इसको इन्हांस करना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ानी है, यानी कि सिंचाई की जो फैसिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, बेटर करना है, जिससे कि यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। इफेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना है। बेसिकली पता होना चाहिए कि किस जगह की मिट्टी की हेल्थ कैसी है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, सल्फर की मात्रा कितनी है और कितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म की ज़रूरत है। प्रोडक्शन मींस फैसिलिटेट करना है, क्रेडिट वगैरह देना है, किसान को क्रॉप इंश्योरेंस देना है, क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है। तो उस हिसाब से जो क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद बर्बाद हो रही है या फिर बोने के बाद भी बर्बाद हो रही है, तो एटलीस्ट किसानों को उनका लागत मिलना चाहिए, उनका जो है इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए। साथ ही मार्केटिंग करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। किसान अपने फसल को तो उगा लेते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता है कि उनको अच्छा रिटर्न मिलने के लिए किस तरीके के कहाँ मार्केट में कहाँ जाए। फार्म मैकेनाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि मशीन की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है मशीन का उपयोग, मैकेनाइजेशन का उपयोग करें फार्मिंग में। उसके बाद हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन होता है क्रॉप का। जैसे आज की डेट में आप जो कीवी खाते हो 100 रुपीज़ में, जो 3 पीस मिलता है नॉर्थ इंडिया में, तो इतने महंगे ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। पैशन फ्रूट्स होते हैं, ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आज के भी डेट में आप देखो कि कोई भी वेजिटेबल ना कभी आउट ऑफ द मार्केट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो 12 महीने मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उगता ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही वाइट फूड ग्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो इस वैली में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसको कि हायर हिल स्लोप्स में इसको कल्टिवेट किया जाता है। तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बेटर तरीके से जो है लाइव स्टॉक सेक्टर्स जो है देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 19th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था 2012 में, उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे डेटा बताया जा रहा है कि असम में सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम टोटल कैटल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद त्रिपुरा में है एंड देन मेघालय में है। ठीक है। उसके बाद मीट प्रोडक्शन अगर हम लोग रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स में देखें तो वो 38% तक यहाँ पे बढ़ा है। वहीं अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी इंक्रीज़ हुई है पहले से, क्योंकि इन सारी जगह पे, इन सारे एरिया पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पॉलिसी पर्सपेक्टिव की बात करें तो जैसे कि आप देखते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज की तो इस रीजन में कमी नहीं है। क्लाइमेट और रिच ह्यूमन कैपिटल्स भी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेल हो चुके हैं ह्यूज अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट प्रोवाइड करने में। यानी कि यहाँ पे बेनिफिट अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन उसका लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप देखो कि ये लोग जो है परेशान रहते हैं लो प्रोडक्टिविटी से, अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास उतना इनकम नहीं है, लो इनकम देखने को मिलेगा, गरीबी है। और आज भी आप देखो ये अपने जो है सोशल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट है, किस तरीके की पॉलिसी है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारी रेनफीड प्रोडक्शन का एक सिंबल है। एडवर्सली जो है अफेक्ट हो पाती है हमारी रीजनल इकॉनमी से। बल्कि अगर हम लोग एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की सिचुएशन में देखें तो बहुत सारे डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज़ है जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और जो एलाइड सेक्टर्स होते हैं, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन करना, एनिमल हस्बेंड्री में आता है, पोल्ट्री वगैरह में आता है, तो ये सब एलाइड सेक्टर्स में आते हैं। तो इसको भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये इन सारे प्रोसेस पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि ज़ीरो टिलेज, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इन सारे प्रोसेस पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि जो एग्जिस्टिंग लो इनपुट जो एग्रीकल्चर है उसको भी कन्वर्ट किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी में, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो। एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स में भी यहाँ पे जो है काफ़ी नेगलेक्ट किया गया है, बट यहाँ पे हाई पोटेंशियल है कि इसमें भी जो है हम लोग ध्यान दें तो इसका वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा एड ऑन हो सकता है, और जो हार्वेस्ट के बाद जो फसल बर्बाद होते हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में यहाँ पे इनोवेशन करने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ जो है हमें नाबार्ड हो गया, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं फार्मर्स को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। जैसे सिडबी हो गया, नाबार्ड है, आईडीबीआई है, तो इनको भी यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ लेके चलने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो फ्रेंडली हो पाए न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से। साथ ही रीजनल डेटाबेस की ज़रूरत है, यानी कि डेटाबेस एक सीरियस कॉन्स्टेंट हो चुका है हमारे इफेक्टिव पॉलिसी एनालिसिस करने में, वो भी एग्रीकल्चर इकॉनमी में। तो एग्रीकल्चर जो डेटाबेस है वो आप लोग देखो कि प्रॉपर्ली इसको किया जाए प्रायोरिटी बेसिस में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगा इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस में। आपको पता है कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन की ही कहानी नहीं है कि यहाँ पे डेटा नहीं है, प्रॉपर डेटा का आपको हमारे पूरे देश में ही कमी देखने को मिलेगा। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो फीमेल के बारे में डेटा हो, चाहे हमारे देश में किसी भी और टॉपिक के बारे में डेटा हो कि फार्मर्स हमारे यहाँ कितना सुसाइड करते हैं, फार्मर्स को कितनी जो है एमएसपी पे क्रॉप उनको ख़रीदा जाता है, कोई भी डेटा हमारे यहाँ सही तरीके से नहीं है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमने देख लिया। यूथ के बारे में बात करते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा सुन के कि यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं यहाँ के यूथ में, क्योंकि हल्का सा हाईलाइट अभी मैं कर दी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सो अगर बायोडाइवर्सिटी रिच नॉर्थ ईस्टर्न की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5% जो है वेटलैंड भी है। वेटलैंड आपको पता है कि जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत वेटलैंड होते हैं पूरे देश में, जिसको कि ये लोग कंजर्व करने का काम करते हैं, क्योंकि वेटलैंड की अपनी ही बहुत ज़्यादा महत्व होती है। तो अगर हम लोग आउट माइग्रेशन की बात करें तो आउट माइग्रेशन कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि 8 राज्यों में रहने वाले जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं जस्ट अपने हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए। तो कोई हायर एजुकेशन में जाने के लिए या फिर कोई जो है जॉब करने के लिए, तो उस राज्य को निकलकर वो कहीं और जाते हैं, चाहे हमारे नॉर्थ इंडिया में जाए, साउथ इंडिया में जाए, या फिर हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में ही जाए। तो ये चीज़ें हो रही है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग यहाँ पे जो है आपको अनएम्प्लॉयड देखने को मिलेगा, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, कि अपॉर्चुनिटी की नॉलेज की कमी है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम उस हद तक नहीं चल रही है जैसा होना चाहिए। तो लैक ऑफ स्किल्स भी है, लोगों के पास उस तरीके का काम करने का स्किल्स भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये अनदर यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साथ ही नेशनल सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है, जिसका डेटा आपको देखने को मिलेगा 2011-12 का। तो यहाँ पे फॉर्मल स्किल एक्विजिशन ऑफ पॉपुलेशन है इन द एज ग्रुप, जो कि ये पूरे आपको जो है हर एक राज्य का देखने को मिलता है। तो इस केस में बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्किल इंप्रूवमेंट को डेवलप करने के लिए करना होगा, कि लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, कोर्सेज समझाया जाए, टेक्निकल हो, अदर जॉब्स हो, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस हो गया, प्लम्बर हो गया, होम इंटीरियर है, ड्रेस डिज़ाइनर है, तो इस तरीके की यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखो तो कहा जा रहा है कि जो रीजन है इसमें सेवरल ट्रेनिंग सेंटर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आज के डेट में डेवलप्ड हो चुका है, जिसमें कि 93 ट्रेनिंग सेंटर्स है, 69 स्किल पार्टनर्स वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस रीजन में। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अलावा एनिमल हस्बेंड्री में भी काम किया जा रहा है, और काफ़ी पोटेंशियल है कि यहाँ पे भी यूथ को काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पे भी काम किया जा रहा है, मिल्क प्रोक्योरमेंट वाले सेक्टर्स पे भी काम किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे काम किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो है ना काम मिले, जॉब मिले, स्किल्स जॉब मिले, वो काम कर सके और अपने स्किल्स को जो है इन्हेंस कर सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी काम किया जा रहा है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक फैक्ट्री खुल जाती है, तो एक फैक्ट्री ओपन करने में आपको पता है कि वहाँ पे जो है हर एक छोटे से बड़े काम के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो हर एक छोटे से बड़े काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। एक फैक्ट्री में आप जानते हो कि बहुत सारे लोग जो है इंगेज हो जाते हैं, और फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, फैक्ट्रीज़ में सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, तो हर एक तरह का लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिलना ज़रूरी, ये मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी देश आप लोग देख लो, जो भी राज्य आज के डेट में देख लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं गुजरात की बोलूँगी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंडस्ट्री इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया जिससे कि लोगों को वहाँ पे जॉब मिल पाई, लोग अपने स्किल्स को इन्हेंस कर पाए। तो यही काम हम लोग को जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी करना होगा, इंडस्ट्री सेक्टर्स पे ध्यान देना होगा, तभी यहाँ पे जो है और ज़्यादा चीज़ें जो है डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के रूप में बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है साइट्रस फ्रूट की, साइट्रस फ्रूट कहने का मतलब है कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप देखो संतरा वगैरह, ऑरेंज वगैरह जो होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आसाम वाले रीजन में। वहीं अगर कुछ और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट अगर देखें तो वो भी इसे डेवलप कर सकती है। वहीं अगर हम लोग जोग्राफ़ी की बात करें, जो कि नदर्न
नॉर्थ ईस्ट रीजन की है, ये फुल ऑफ लश ग्रीनरीज है और नेचुरल सीनरीज है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जंगल है, फॉरेस्ट है, ग्रीनरीज है, बहुत अच्छी है। तो इंटायर रीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट भी करती है। तो आप लोग भी कभी घूमने जाइएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है हमारी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है हमारे देश की। तो इसके यहाँ जाना ज़रूरी है, ज़रूर घूमिएगा। तो मोर एफर्ट्स जो है वो हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट, सिर्फ हमारे इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी आकर घूम सके। तो आपको पता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसा अगर जगह है जहाँ पे टूरिस्ट अगर डेवलप हो गया तो वो एरिया अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। आप देखते हो कि कोई कोई ऐसे देश है जैसे मालदीव्स वगैरह आप देख लो, साथ ही मलेशिया देख लो, थाईलैंड देख लो, ये काफ़ी ऐसे देश है जहाँ पे जो उनकी इकॉनमी बेस्ड होती है ना, मोर देन 90% ऑफ इकॉनमी उनकी टूरिस्ट से ही चलती है। जो टूरिस्ट आते हैं वो इतना खर्चा करते हैं, खरीदते हैं सामान, तो उस कंट्री को पैसे मिलते हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं खुद को। तो इसलिए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी देश में इतनी सुंदरता है, तो उसको हम लोग को और ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव वे में इन्हांस करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट जो है इंडस्ट्रीज़ भी हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हिस्टोरिकल हो गया, नेचुरल साइट्स हो गया, दोनों बहुत तरीके के यहाँ पे टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ भी होंगे, जैसे कि कल्चर, रिलीजियस और एडवेंचरस भी होनी चाहिए, जो कि हमारे यूथ को वहाँ पे मतलब कि आप समझ सकते हो कि उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग अपने इस रीजन के रीजनस के बारे में समझें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड वाटर हाइसिंथ स्टॉक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा वेटलैंड में ये आपका ग्रो होता है और इसको एक कंसीडर कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक ये रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एसोसिएशन फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया है कि वो डिसएडवांटेज्ड यूथ, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे जो किशोर होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, वुमेन को ट्रेन किया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा जो कि उनके लिए अलग तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सके। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। अगर हम लोग यूथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग को यूथ को पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। किस चीज़ में? तो पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में यूथ की पार्टिसिपेशन आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है ना, आपको देखो कि यूथ को सिर्फ यहाँ पे वोटर्स जैसा रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है, आप जानते हो कि 18 ईयर्स हो गया है तो हम लोग सबको जो है वोट देने का अधिकार है। इंस्टेड जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे यूथ्स के द्वारा ग्रैब भी किया जा सकता है परफॉर्मर के रूप में, यानी कि वो वोट तो दे रहे हैं लेकिन उसके अलावा जो है वो खुद ही मीन्स होता है ना कि वो यहाँ पे इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करे, तो ये भी काम करना चाहिए। देर इज़ स्टिल एन अंडर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि पार्लियामेंट में भी आप देखो कि यूथ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, लेकिन हाँ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। 2014 में जहाँ 8% था वही 2019 में ये बढ़कर 12% हो चुकी है। यूथ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे वो इंडल्ज होते हैं एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर में या फिर प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस में, जैसे कि आप देखो फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगैरह में, यानी कि सब्जी, फ्रूट्स, पिकल्स, जो जैम, जेलीज, ये सब के जो है पैकेजिंग वगैरह में यूथ्स जो है इन सारे रीजन में काफ़ी ज़्यादा वो इंगेज भी रहते हैं। साथ ही आप देखो कि जो स्ट्रॉबेरीज़ है, हाई इंड प्रोडक्ट जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो गए, फ्लोरिकल्चर है, तो ये सब में भी वो इंगेज होते हैं। बैम्बो एंड रबर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो यूथ जो है वो अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इंडिया को रबर प्रोडक्शन में और आगे बढ़ाएं। वहीं अगर देखें तो 20% जो ग्लोबल बैम्बो प्रोडक्शन होता है वो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही निकल कर आता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसको कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2017 का कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आज भी आप देखो कि काफ़ी प्रेफर्ड माना जाता है यूथ एम्प्लॉयमेंट में। और साथ ही साथ अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें तो ये हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट कम देखने को मिलता है, यूथ की इंगेजमेंट कम देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो लोग ज़रूर अपने लिए जो है ना कहीं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बचे हुए हैं, 50% ही आप समझो कि इस मैगजीन का कंप्लीट हो पाया है। अच्छे अच्छे आर्टिकल अभी भी बचे हुए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म पीस एंड डेवलपमेंट देखेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें कि जैसे अभी आप देखो कि बोडोलैंड पीस एकॉर्ड साइन हुआ है, तो ये सारे एकॉर्ड साइन किए गए हैं, लेकिन और ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में और भी शांति और डेवलपमेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं और ऐसा क्या करना चाहिए, तो ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी। 4-5 आर्टिकल आज हमने देखा, वो भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, योजना मैगजीन की डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगती है,
है, तो इसके लिए आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको इस मैगज़ीन की PDF चाहिए या फिर कोई भी जो भी मैं मैगज़ीन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ विज़न आईएएस करंट अफेयर्स को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आपको सारी जितनी भी PDF है ना वो वहीं मिल जाएगी। और साथ ही विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप लोग प्रीलिम्स की ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि अब आपका प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को होने वाला है, काफ़ी नज़दीक है, 1-2 महीने बाकी है आपका। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी ईमेल आईडी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है उसमें आप लोग मेल कीजिएगा, आपको डिटेल बताया जाएगा, फिर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।